Yes, good morning to all of you. Let us go ahead with our discussion on the topic of relations of partners. Now, our target is either to complete it today or latest late by tomorrow's first lecture. Tomorrow, I think, is Saturday. Am I correct? Yes. तो कल शायद आपका पहला लेक्चर अतुल सर लेने वाले हैं, दूसरा लेक्चर मैं लेने वाला हूँ. दूसरा लेक्चर मतलब दूसरा और तीसरा भी मैं ही ले लूंगा. ओके, सो मेरा कोशिश रहेगा कि 15 अप्रैल के पहले मेरा सारा का सारा सिलेबस खत्म होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पार्टनरशिप एक्ट है और मेरे पास LLP है. अभी तक पार्टनरशिप का हम लोग सेकंड यूनिट में खेल रहे हैं, थर्ड यूनिट बाकी है और बाद में LLP में एक यूनिट रहेगा. सो वी आर हैविंग क्वाइट अ गुड सिलेबस टू कंप्लीट. सो माय टारगेट इज बिफोर 15 अप्रैल, इसका मतलब अगले हफ्ते के सैटरडे के पहले मुझे पूरा करने का है. सो आई रिक्वायर समवॉट हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ यू. हेल्प इज नथिंग बट कंसंट्रेशन एंड एनर्जी. वो तो तुम्हारे पास बहुत सारा रहता है, सिर्फ तुम कभी कभी इधर लेके आने को भूल जाते हो. बराबर ना? चलो, I think we have to cover this point. And listen here. First now, be with me. ये पॉइंट डिस्कस करके हुआ ही कौन सा वाक्य अपना हो गया. ग्रेट, वेरी नाइस. इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाकी है ना अपना, ये डिस्कस नहीं किया था मैंने. ओके ओके, लेकिन ये मेरे ख्याल से सेक्शन 21 डिस्कस किया, उसका एनालिसिस का पॉइंट. इमरजेंसी में मेरे ख्याल से मैंने क्या बोला था कि आग लगी है, तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा. तो इन दैट केस he'll have to do as if it is his own business. तो what is the normal person of ordinary prudence, उस सिचुएशन को सेव करने के लिए क्या क्या करेगा, वो सब चीजों को हम लोग कंसीडर करते हैं कि इट इज पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी. सो इन सच सिचुएशन, ऑल्दो इट मे नॉट बी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि जनरली इम्प्लॉयड अथॉरिटी का बेसिक पॉइंट कौन सा है, इट शुड बी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. और अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा, इन दैट केस क्या करना पड़ता है, उसको कंपलसरी इम्प्लॉयड अथॉरिटी को यूज करने का रहता नहीं, उसको बाकी लोगों के पास से दिए हुए बाउंड्री के अंदर ही खेलने का रहता है. और अगर जरूरत पड़ी तो बाकी लोगों के से पहले परमिशन लेके बाद में काम करने का रहता है. तो ऑर्डिनरी रहेगा तो इन दैट केस इम्प्लॉयड अथॉरिटी चलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा तो चलता नहीं है. लेकिन इमरजेंसी रहेगा तो नाउ extraordinary is different from emergency. What is the difference between extraordinary and emergency? Extraordinary मध्ये immediate action घ्यायची गरज नसते, instead of time to consult the other partners. Whereas in emergency you may not have that much flexibility or opportunity. In emergency, yes, you are right. What you are saying is correct. In emergency, you don't have the luxury of time. If you wait, in that case, you are going to lose more. So that becomes emergency. Extraordinary, on the other hand, may not be that urgent. Extraordinary is actually speaking other than ordinary, other than regular. So in that case, I can specify, अगर तुमको बोलूंगा कि यार फिजिक्स का कुछ पेपर सॉल्व करके दिखाओ, तो वो इमरजेंसी हो जाएगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑर्डिनरी कोर्स कौन सा वाला है, पावर सॉल्व. उसके अंदर ये साइंस वाला आगे करके बोलूंगा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया. दिस इज नॉट समथिंग फॉर व्हिच वी हैव बेसिकली डिजाइन्ड आवर सिस्टम. तो ये करने का तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले फिर डिसाइड करना पड़ेगा. अरे आनंद सर बोल रहे कि कल से फिजिक्स पेपर चालू करने का, तो हम लोग ये सचमुच एम्बिशंस में मतलब कॉमर्स करने का है कि कुछ और करने का है. तो चेक दैट पढ़ लो. समझा मैं कैसे बोल रहा हूं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज अदर देन ऑर्डिनरी, इट मे नॉट बी इमरजेंट, इट मे नॉट बी अर्जेंट. सो देयर इज नो इमरजेंसी इन दैट पर्टिकुलर थिंग. बट इमरजेंसी ऑन द अदर हैंड, इट मे बी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ये ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि सर ने बहुत सारा ख्याल रखा हुआ है बराबर से, फायर का भी एक्सटिंग्विशर सब लगा रहा है. लेकिन यहाँ पे आग लग गया तो ऐसा नहीं पूछने का सर, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि एम्बिशन के अंदर आग लगी तो बाहर कैसे निकलने का. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. अभी गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग. तब तो बोला कि नहीं, अभी सोचना ही पड़ेगा क्या करने का क्या नहीं करना. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इमरजेंसी. इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज बाय डिफॉल्ट प्लान्ड फॉर, बट एट द सेम टाइम इट इज समथिंग व्हिच विल हैव टू बी एड्रेस्ड फॉर. इफ इट इज नॉट एड्रेस्ड टू, इन दैट केस देयर इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्टी व्हिच यू आर गोइंग टू फेस. एग्जामिनेशन में क्या पूछा है, अलग टाइप का प्रॉब्लम पूछा है. कॉमर्स का ही है, एडमिशन का ही है, क्लास में सिखाया था वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया हुआ है. अगर वो सॉल्व नहीं करेंगे और कंपल्सरी क्वेश्चन है, 20 मार्क जाएगा अपना. जैसे एग्जाम में समझ में कैसे बोल रहा हूँ, तो क्या करने का फिर. नहीं सर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं. वी विल हैव टू कंसीडर दैट पार्ट. सो द आइडिया इज इमरजेंसी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज अर्जेंट. नॉट adhering to it, not following it, not addressing it will cause immediate losses. Then it is called as emergency. On the other hand, extraordinary is not immediately going to cause losses. It may lose some opportunities which may happen in future वगैरह वगैरह. So एक्स्ट्राऑर्डिनरी में क्या करना पड़ता है, तुमको पहले अपने बाकी पार्टनर का परमिशन लेना पड़ता है, उसके पहले खेलने का नहीं. इमरजेंसी में परमिशन लेने के लिए रुकोगे तो शायद और खड्डे में जाओगे, तो तभी हम गए में काम पूरा कर सकते हैं. बट जरूरी क्या है,
आपको ये प्रूव करने को आना चाहिए कि अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप का नहीं होता था बल्कि खुद का रहता था तो भी आप ऐसे ही काम करते। A person of normal ordinary prudence. We are not saying extraordinary intelligent person. We are just saying a normal ordinary prudence वाला person. क्या भाई ये ऐसा रहेगा तो जनरली कोई भी आदमी क्या करेगा, कोई भी औरत क्या करेगी, वैसे ही तुमने किया रहेगा तो ठीक है, हम कंसिडर करेंगे कि ऑल्दो इट इज नॉट बेसिकली विद इन द इम्प्लॉयड अथॉरिटी, स्टिल वी विल एक्सटेंड द इम्प्लॉयड अथॉरिटी. Is it clear all of you? Then comes the next point. Next point concerns तुम्हारा effect of admission by a partner. An admission or representation made by a partner concerning the affairs of the firm is evidence against the firm if it is made in the ordinary course of business. अभी बच्चा लोगों को क्या लगता है, हम लोग आनंद सर कैसे सीखे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चलिए थोड़ी मिस्टेक है, इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के जगह गलती से बाय पार्टनर हो गया है, ये बाय पार्टनर ही है. एडमिशन मींस टू एडमिट समथिंग. ठीक है, हम लोग ये करेंगे, ठीक है हमने किया हुआ है, ठीक है ये हमारा जिम्मेदारी है, ऐसा एक्सेप्ट करना, दैट एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एडमिशन. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो एडमिशन बाय अ पार्टनर मींस अ पार्टनर इज एडमिटिंग समथिंग दैट आइदर द वर्क विल बी डन बाय द फर्म, or that a work has been done by the firm, or it's the responsibility of the firm, or it's a liability of the firm. The firm is taking up the responsibility of paying a particular amount. That is called an admission by a partner. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इसका और पार्टनर के एडमिशन का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पार्टनर ने किए हुए एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम. The moment we use the word acceptance, there is a greater chance कि many of us may unnecessarily link it to bill of exchange. इसके लिए उन्होंने एक्सेप्टेंस वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने एडमिशन कंसिडर किया. डू यू एडमिट योर गिल्ट, ऐसा करके जैसा कोर्ट ऑफ लॉ में पूछ सकते हैं, वैसा ही एडमिशन का वर्ड है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? टू एडमिट, यहाँ पे एडमिशन डज नॉट मीन ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इनटू द सिस्टम. यहाँ पे एडमिशन मींस एक्सेप्टिंग समथिंग. ओके, सो एन एडमिशन और अ रिप्रेजेंटेशन, अभी दोनों तरीके का हो गया. एडमिशन मतलब क्या, किसी और ने कुछ बोला हुआ है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, उसका एडमिशन बोला. और रिप्रेजेंटेशन मतलब तुम खुद तो उसको बताने को जा रहे कि हम लोग ये करके देंगे, तुम खुद बताने को जाने वाले हो कि हम लोग ये करके देंगे. इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन में भी एडमिशन ही है, क्योंकि यू आर प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर कि हम लोग ये करने वाले हैं. यू आर एडमिटिंग दैट यू आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, बट दिस इज नॉट एन एडमिशन ऑफ अ लायबिलिटी, दिस इज एन एडमिशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और अ पर्टिकुलर वर्क और अ पर्टिकुलर डेडलाइन. दैट्स व्हाट यू आर रिप्रेजेंटिंग. तो दोनों चीजों को हम क्या कंसिडर करेंगे? एडमिशन कंसिडर करेंगे. एन एडमिशन और अ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म. तो पार्टनर ने एडमिट किया, are not sitting in front of you, only I am sitting in front of you and I am admitting something. Then the question is, I am admitting on my own behalf or I am admitting on behalf of my firm? Because if I am admitting on behalf of myself, in that case it is not going to bind the firm. If I am admitting on behalf of the firm, in that case the firm is going to be responsible for the same. So basically we are talking about implied authority again, but therefore the logic will be same if it is made in the ordinary course of business. तो ordinary course of business में अगर पार्टनर ने गुड्स परचेस किया, तुम कौन हो? सप्लायर हो, मैं कौन हूँ? गुड्स पार्टनर, सॉरी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ. आपके पास आके ऑर्डर भेज देता हूँ, क्या ठीक है ये पर्टिकुलर ऑर्डर है, इतना गुड्स भेज दो, बाद में आपको पैसा दे दूंगा. तो बोलते सर आपका अकेले का सिग्नेचर है, बाकी लोग का सिग्नेचर नहीं है. तो जब तक सबका सिग्नेचर नहीं आएगा तब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में पैसा नहीं आया तो क्या करने का. बोलते नहीं टेंशन मत लो, हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस ही है. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एन एडमिशन बाय अ पार्टनर और अ रिप्रेजेंटेशन बाय अ पार्टनर in the ordinary course of business automatically implies that it's an admission by the firm. So it is an evidence that the responsibility is created against the firm. Is it clear to all of you? Next part, partners as agents of each other can make binding admissions, but only in relation to the partnership transaction and in the ordinary course of business. An admission or a representation by a partner will not, however, bind the firm if his authority on the point is limited and other party knows of the restriction. ये भी हमने discuss करके रखा था कि can you restrict the implied authority of a partner? Yes, but जो चीजें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में की जाती है पार्टनर के पास से, जो चीजों के लिए इम्प्लाइड अथॉरिटी है, ऐसा सब दुनिया जानती है, उस चीज के लिए तुमने अगर पार्टनर का इम्प्लाइड अथॉरिटी कर्टेल किया रहेगा, कम किया रहेगा, रिस्ट्रिक्ट किया रहेगा, उसको कोई कोई चीजें करने से प्रोहिबिट किया हुआ रहेगा, तो ऐसे वक्त दुनिया को कैसे पता रहेगा कि आपने उसका अथॉरिटी कर्टेल करके रखा हुआ है, रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, प्रोहिबिट करके रखा हुआ है करके. And the partner does the activity which is prohibited for him, then third party is actually immune from restriction which is created by other partners. They can still say that yes, what you are saying is true. आपने पार्टनरशिप में स्पेशल एग्रीमेंट करके जनरली पार्टनर्स को जो इम्प्लॉयड अथॉरिटी अवेलेबल रहता है उसमें से इस पार्टनर का इम्प्लॉयड अथॉरिटी कम करके रखा हुआ था, लेकिन इसका हमको कुछ पता रहने का चांसेस ही नहीं था. That's why we entered into transaction with this particular partner. This is not
any extraordinary transaction. This is an ordinary transaction. Instead of working with XYZ का partnership firm, if you would have worked with ABC का partnership firm, LMN का partnership firm, PQR का partnership firm और कुछ और partnership में बता दो तो हम तभी भी ऐसे ही behave करते थे. तो हमको तो पता ही नहीं कि आपके ABC के partnership firm ने आपने एक ही हाथ को बांध के रखा हुआ है और वो हाथ बांधे होने के बावजूद भी जानबूझ के लोगों को फंसा रहा है. हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं. तो इन दैट केस ABC के पार्टनरशिप फर्म के ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाता है. हाँ, लेकिन अगर सपोज मैं ABC के साथ ट्रांजेक्शन करने को जा रहा हूँ, एक के हाथ पार्टनरशिप फर्म ने बांध के रखे हुए हैं, फिर भी ये सुधरता नहीं है, फिर भी वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे जो चीजों को उसके करने के लिए प्रोहिबिशन लगाया हुआ है वही चीजें करने को आता है और मुझे पता है कि उसको प्रोहिबिशन लगा हुआ है, फिर भी मैं उसके साथ ट्रांजेक्शन करता हूँ और बाद में बोलता हूँ कि ही इज बाइंडिंग द पार्टनरशिप फर्म बिकॉज़ इट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी. PQR होने दो, XYZ होने दो, LMN होने दो और कोई रहने दो, फिर भी मैं ऐसे ही करता था. हम बोलते थे लेकिन सर आपको ये ऑलरेडी पता था कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी आपने उसके साथ ट्रांजैक्शन किया हुआ है. तो इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू बाइंड द पार्टनरशिप फर्म बाय द ट्रांजैक्शन व्हिच आर गोइंग टू डू विद मिस्टर ए. सो थर्ड पार्टीज को हमने इम्यूनिटी दिया है क्या? हाँ. कब? व्हेन थर्ड पार्टी आर अनअवेयर ऑफ द सेम. हमने डिस्कशन किया था क्या क्लास में? उसके बाद हमने कौन सा एग्जांपल यूज किया था, कौन सा लॉ का एग्जांपल यूज किया था, याद रहेगा तो? सेल ऑफ गुड्स का एग्जांपल यूज किया था. नो सेलर कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल टू द बायर देन ही हिमसेल्फ हैज. ये बेसिक प्रिंसिपल को कुछ एक्सेप्शंस है. उसमें एक्सेप्शन कौन सा था? If the buyer is unaware that there is a defect in the title of the seller and the buyer does the transaction in good faith, in that case the buyer's title becomes clear. याद है कैसा कुछ डिस्कस किया हमने? Very beautiful points. Okay, चलो. Example: X and Y are partners in a firm dealing in spare parts of different brands of motorcycle bikes. Z purchases a spare part of his Yamaha motorcycle after being told by X that spare part is suitable for his motorcycle. Y is ignorant about this transaction. The spare part proves to be unsuitable for the motorcycle and it is damaged. X and Y both are responsible for Z for his loss. समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? Y ने फ्रॉड किया तो भी X को पकड़ना पड़ेगा. There is no option of he getting out of the situation. Next, effect of notice to acting partner. अभी उल्टा situation. पार्टनर आके तुम्हारे साथ काम कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो एडमिशन कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि जनरली पार्टनर ने जो काम किया है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रहेगा, तो उसने किया हुआ काम बाकी पार्टनर के ऊपर बाइंडिंग है. ये पहला पॉइंट. अब दूसरा पॉइंट, अगर हमने पार्टनरशिप फर्म को नोटिस देना है, यू आर अ थर्ड पार्टी, पार्टनर इज नॉट टॉकिंग टू यू बट यू आर ट्राइंग टू टॉक टू द पार्टनरशिप फर्म. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो पार्टनरशिप फर्म के साथ बात करने का मतलब सभी पार्टनर सामने होने चाहिए क्या? सबके सामने बात करने का क्या किसी और को काम किया तो भी चल जाएगा? एकदम सिंपल एग्जांपल, अगर आपने घर में कभी पूजा वूजा किया रहेगा, हम टॉक बड़ा वाला पूजा, कुछ हवन ववन किया रहेगा, तो के सामने भट्टी बुआ बैठे रहते हैं, तो लेफ्ट साइड में वाला बैठे हुए रहते हैं, सामने हवन कुंड रहता है और साइड में इधर बीवी बैठी हुई रहती है. बराबर मैं कैसे बोल रहा हूँ? और फिर वो भट्टी बुआ क्या बोलते हैं, डायरेक्टली मुझे हाथ मत लगाओ क्योंकि मैं अभी वो क्या पवित्र वगैरह डाल के बैठा हूँ वगैरह वगैरह. फिर हाथ में आपको एक छोटा सा वो दरबू का काटी दे देगी और वैसा लगाने का रहता है. बराबर मैं क्या बोल रहा हूँ? और जो साइड में कोई औरत रहती है, फिर वो भी उसकी बीवी वगैरह रहेगी, भट्टी बुआ की नहीं, पूजा करने वाले, तो इन दैट केस वो हाथ लगाएगी और फिर भट्टी बुआ दुनिया भर का मंत्र बोलेगा और हम बोलेंगे मोमा. समझ कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हमने सिर्फ कनेक्शन लगा के रखा हुआ है. कनेक्शन किया तो काम खत्म. समझ कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो हमने किसी एक के साथ कनेक्ट किया रहेगा तो बाकी सबके साथ कनेक्शन पूरा हो गया ऐसा कंसीडर करने का रहता है. अपना जो 6 नंबर का क्लासरूम है जहाँ पे अपना सीएंटर का लेक्चर चलता है, उधर जो प्रोजेक्टर के वास्ते वायर आता है वो थोड़ा छोटा है और जहाँ पे लैपटॉप रखने का है वो जगह थोड़ा लंबा है. उधर सर ने क्या किया, फिर एक एक्स्ट्रा वायर लगा रखा है, मेल फीमेल वायर है. तो मेन वायर जहां से आता है प्रोजेक्टर वाला, उधर एक जगह पे वो कनेक्ट करता है, बाद में वहां से फिर दूसरा वायर आता है, फिर प्रोजेक्टर को कनेक्ट करता है. तो माय लैपटॉप इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द प्रोजेक्टर, इट इज कनेक्टेड टू द वायर व्हिच इज कनेक्टेड टू अनदर वायर व्हिच इज कनेक्टेड टू द प्रोजेक्टर. बट व्हाटएवर आर द सिग्नल्स व्हिच माय लैपटॉप इज सेंडिंग, दे आर गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द प्रोजेक्टर. तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता नहीं मेरा कनेक्शन तो सिर्फ वायर के साथ है, मेरा कनेक्शन प्रोजेक्टर के साथ नहीं है. ऐसा नहीं होने वाला है. द कनेक्शन विल गेट कंटिन्यू. द लॉजिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, द लॉजिक्स ऑफ अपना हिंदू माइथोलॉजी या फिर हिंदू पूजा वूजा, सारा का सारा लॉजिक यहाँ पे भी आने वाला है. सेम लॉजिक. हमने किसी एक पार्टनर को अगर कम्युनिकेट किया रहेगा तो इन दैट केस वी कैन अज्यूम दैट द कम्युनिकेशन इज बीइंग मेड टू द एंटायर फोर. देयर इज नो नीड फॉर टू टच एवरीबडी. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? कबड्डी मध्ये पण असं असतं की नाही? कबड्डी खेळतात तुम्ही, त्यामध्ये काय होतं, तो कोणाला तरी आउट करायला जातो आणि जर का त्याच्या टीम मधल्या बाकीच्या लोकांनी हात पकडला असेल तर ते बाकी सगळे आउट होतात. कबड्डी कधी खेळलं की नाही खेळलं? काय असतं ते प्रो कबड्डी कधी बघितलं तुमचं लक्षात येईल. सो अगर सपोज अपना कोई वीडियो आउट होने वाला सा दिखता रहेगा तो उसको टच नहीं करना रहता है, तो अपने भी आउट हो जाते. व्हाई? बिकॉज एडमिशन को पार्ट. कैसे बोल रहा हूं? ओके. नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द
business of the firm of any matter relating to the affairs of the firm operates as a notice to the firm, except in case of a fraud on the firm committed by or with the consent of that partner. क्या beautiful points. बेसिक पॉइंट तो बता दिया कि भैया एक को बताया तो सबको बताया, लेकिन इस सिचुएशन को यूज करके कोई फर्म के खिलाफ फ्रॉड भी कर सकता है. और दूसरी बात, कभी कभी कोई ऐसा भी कर सकता है कि कम्युनिकेशन में भी हैपनिंग विद अ स्लीपिंग पार्टनर. समझ में कैसे बोल रहा हूं? तो कबड्डी खेलने को जाते हैं भाई, कितने लोग रहते हैं टीम में? एक साइड साथ ही रहते कि साइड में भी कोई बैठा हुआ रहता, इंजरी हुआ तो रिप्लेसमेंट के लिए कितने लोग रहते? एक्स्ट्रा वाले 3 लोग एक्स्ट्रा रहते हैं, बराबर. तो मैं सर्विस डालने को आया और जो बाहर बैठे हुए उनको हाथ लगा के आया, बोला इज इट क्लियर, इज इट अलाउड? तो कौन है? स्लीपिंग पार्टनर है. एक्टिंग पार्टनर इधर बैठे हुए, वर्किंग पार्टनर सामने बैठे हुए. So the logic of kabaddi is the logic to be considered here. Number one, communication to the partner, any one partner is assumed to be the communication to all the partners, provided the partner to whom you are communicating is a working partner. He is generally doing the activities for the partnership. Sir, वो ना sleeping नहीं है, working भी नहीं है, आधा अधूरा है, कभी-कभी sleeping, कभी-कभी working. तो बोलेंगे ठीक है, that is okay for us. There is no need for us to define how many works he must be doing. इसलिए हमने कैसे बोल कर रखा है, देखो जरा. Notice to a partner who habitually acts in the business of the firm. और आगे क्या बोलते हैं? Of any matter relating to the affairs of the firm. Any matter. अभी यहाँ पे only purchase के लिए बोलने का है, only sales के लिए बोलने का है, only salary के लिए बोलने का है, only rent के लिए बोलने का है, ऐसा कुछ नहीं. Any matter but in the ordinary course of business, okay, for the affairs of the firm will be considered to be notice to the firm. एक को बताया तो सबको बताया. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आपने रिपीट करके एक को बताया तो सबको बताया. लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने हाँ बोला, मम्मी डैडी ने हाँ बोला, फिर शादी करने का डिसाइड किया. फिर लड़के ने लड़की को रिंग डाला, लड़की बोलते हैं मेरे उंगली के साथ शादी किया, मेरे साथ शादी नहीं किया. ऐसा नहीं हो सकता. सबको समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? Communication to one body part will be considered to be communication to the entire person. Same logic is here. Firm is an invisible person, which is basically defined as a relationship. But हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? रिलेशनशिप में किसी एक को बताया तो रिलेशनशिप में बाकी सबको बता के हो चुका है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Then comes the next part. Next part क्या बोलते हैं? Except in the case of a fraud on the firm committed by or with the consent of the partner. मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? कम्युनिकेट करने वाला जो थर्ड पार्टी है वो फर्म को फंसाना चाहता है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? कम्युनिकेट करने वाला जो है वो थर्ड पार्टी है, वो फर्म को फंसाना चाहता है और उसने वो जो वर्किंग पार्टनर है उसके साथ हाथ मिला के फर्म को फंसाने का डिसाइड किया हुआ है. मैं इसके पहले भी तुमको डिस्कस किया था, अगर याद रहेगा तो वही पार्टनर हमने बोला तू परचेसिंग वाला पार्टनर है तो तू ज्यादा प्राइस पे परचेस कर ले. तो ऐसा हो सकता है कि एक आध पार्टनर बोलेगा कि अरे मेरे से अल्टीमेटली ज्यादा फायदा होगा ना, तो जाने दो, फर्म को थोड़ा गोली मारेगी. सो थर्ड पार्टी इज यूजिंग of communication for the purpose of ensuring that other partners are going to be kept in dark. But afterwards, when the matter comes to the court, then the other party will always claim that no, we have already told to this particular fellow. And communication to any one partner is assumed to be communication to entire firm. So we are not required to be considered to be in fault who have not communicated to the other party or who have not communicated to the firm. We have communicated to the firm. Maximum क्या होगा? वो पार्टनरशिप हमको नुकसान होगा. मैक्सिमम क्या होगा? वो जो पार्टनर है जिसके सामने कम्युनिकेट करके रखा है उसको थोड़ा पेनल्टी होगा. यार समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन हम उसको बोलेंगे तो पेनल्टी खा, टेंशन मत ले, एक बार वो सब मैटर सेटल हो जाएगा ना, उसके बाद तो हमारे साथ आके फिर से बार काम कर सकता है और तुझे उसका डबल फायदा होने वाला है. समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? सो यार ये सब चीजें करने का नहीं है. इफ हियर इट कैन बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट वन ऑफ द पार्टनर टू whom the communication is made is in cahoots, has joined hands with the third party to commit a fraud against the partnership firm, then communication to such partner cannot be considered to be communication to the entire firm. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी वो क्या हो चुका है, वो रिलेशनशिप एक्चुअली स्पीकिंग डिस्कनेक्ट हो चुका है. उसके मन में अभी खुद के बारे में ज्यादा विचार आ रहा है, फर्म के बारे में विचार नहीं आ रहा. इन दैट केस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कनेक्शन बिटवीन हिम एंड फर्म. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे कुछ तो बोलो. तो अभी ऐसा हो सकता है कि वो वाला अपना स्पेशल वाला वायर प्रोजेक्टर का 6 नंबर के रूम का यहाँ से कनेक्शन हो चुका है, लेकिन बाद में वहां पे अगर लूज कनेक्शन हुआ रहेगा तो व्हाट विल हैपन? ऑल्दो माय लैपटॉप इज वर्किंग बट नथिंग विल बी कमिंग टू द प्रोजेक्टर. तो लूज कनेक्शन हो चुका है. क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें लग रहा है कि मैं फोन के खिलाफ भी फ्रॉड कर सकता हूं. तो इफ दैट इज हैपनिंग, इन दैट केस इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन. फ्रॉड कौन कर सकता है? थर्ड पार्टी फर्म के खिलाफ कर सकती है बाय जॉइनिंग हैंड्स विद द पार्टनर और
द फ्रॉड में बी स्टार्टेड बाय द पार्टनर एंड इन्वॉल्विंग द थर्ड पार्टी। मतलब वो फ्रॉड का ओरिजिन कहां से रहना चाहिए, तो फ्रॉड का ओरिजिन किधर से भी रह सकता है। थर्ड पार्टी के दिमाग में पहले फ्रॉड आया, उन्होंने पार्टनर को चापलूसी करने के लिए उकसाया, या फिर पार्टनर के दिमाग में पहले फ्रॉड आया, उसने थर्ड पार्टी को उकसाया कि हमारे फॉर्म को झंडी लगा, मराठी त्याला म्हणतात फितुरी केली। समझ में क्या मतलब, तो किधर से भी आना दो, उधर से उन्होंने लालच दिया, इसके लिए इसका दिमाग फिर गया, या फिर इसका दिमाग पहले से फिरा था, उसने बाकी के लोगों को ढूंढ के निकाला कि जिसके से फॉर्म को झंडी लगा सकेगा। तो मुझे राज सॉरी, देन कम्युनिकेशन टू वन सच पार्टनर who is joining hands with the third party for the purpose of fraud to be done against the partnership firm, then such communication to that partner is not considered to be the communication to the entire firm, then it doesn't bind the entire firm for the same. Okay. The notice to a partner who habitually acts in the business of the firm on matters relating to the affairs of the firm operates as a notice to the firm except in case of a fraud on the firm committed by or with the consent of that partner. Thus, the notice to one is equivalent to notice to the rest of the partners of the firm, just as a notice to an agent is notice to the principal. This notice must be actual and not constructive. नोटिस देने का तो हमेशा क्या करने का, एक्चुअल नोटिस देने का। मेरे ख्याल से आपको कुछ अलग अलग टाइप के ये दिए थे, ऑफर एक्सेप्टेंस के अलग अलग तरीके थे। एक क्या था तुम्हारा वो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस रहता था, फिर कंस्ट्रक्टिव, और क्या रहता तुम्हारा वो सिंबॉलिक वगैरह करके अलग अलग चीज रहता था। याद है क्या आपको, चाबी दिया तो क्या कंसिडर करने का, तो मतलब कार की जगह पे कार का चाबी देते हैं, डिलीवरी के बारे में बोला था ना, सिंबॉलिक डिलीवरी, और क्या तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में क्या था, ये लो मैंगोज लेके जाओ, तो सामने एक्चुअल डिलीवरी हो गया। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, ये लो कार लेके जाओ, अरे सर कार कैसे उठा सकते हो, आप तो बड़े हो, या फिर क्या अभी कल कौन था, हनुमान, हमको तो नहीं पकड़ने का आता, सर आप कार का चाबी दे दो, हम चला के लेके जाएंगे। तो कार का चाबी देना इज कंसिडर्ड विद द डिलीवरी ऑफ कार। याद है क्या आपको सब। और तीसरा मतलब क्या, हमारा मैंगो का बड़ा वाला गोडाउन है, वो गोडाउन का चाबी देगा, नहीं तो फिर गोडाउन का जो अंदर सामान रखा है उसका एक रिसीट आपके नाम से एंडोर्स करके देगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अगेन अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। वैसे यहाँ पे क्या बोल कर रखा है, पापा ये आप सिंबॉलिक विम्बॉलिक का नोटिस मत बोलो, एक एक्चुअल नोटिस दिया करो, इट शुड बी प्रॉपर फॉर द पर्पस ऑफ आफ्टरवर्ड्स प्रूविंग इट कि हमने नोटिस दिया हुआ था। ओके, it may, the notice must be actual and not constructive. It must be received by a working partner and not by a sleeping partner. It must further relate to the firm's business. Only then it would constitute to be a notice to the firm. वो याद रखने का, स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस दिया तो नोटिस नहीं। एग्जांपल क्या याद रखने का, बाहर बैठे हुए 3 प्लेयर को आउट किया तो आउट बोलने का नहीं। ओके, नेक्स्ट पार्ट। एग्जांपल नंबर 8, P, Q and R are partners in a business for purchase and sale of second-hand goods. R purchases a second-hand car on behalf of the firm from S. In the course of dealings with S, he comes to know that car is stolen one and is actually belonging to X. P and Q are ignorant about it. All partners are liable to X, the real owner. The only exception would lie in the case of fraud, whether active or tacit. एग्जाम्पल समझ में आया कि क्या हुआ करके। पहले बताओ कितने पार्टनर्स थे, PQR, वो क्या कर रहे थे, दे आर इन द बिजनेस ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। फिर आर ने क्या कर दिया, एक सेकंड हैंड कार परचेस किया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फ्रॉम हुम एस। तो एस कौन है, थर्ड पार्टी सेलर है, वो किसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आर के साथ। आर कौन है, पार्टनर। एंड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग विद एस ही कम्स टू नो दैट अ कार इज स्टोलन वन एंड इट एक्चुअली बिलोंग्स टू एक्स। तो मतलब क्या हुआ था, एक एक्स नाम का आदमी था, उसकी कार थी, उसकी कार किसने चोरी की थी, एस ने चोरी की थी, और वो किसको बेचने को आया, पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म में किसको मिला, आर को। आर को उसने जिस तरह से अलग अलग चीजें बताया उसके हिसाब से आर को मालूम पड़ गया है कि एस जो कार बेच रहा है वो एक्चुअली एस की कार नहीं है बल्कि एक्स की कार है, तो चोरी होके आ चुकी है। तो द नोटिस इज ऑलरेडी गिवन टू हुम, आर, कि बाबा मैं जो बेच रहा हूँ वो क्या है, चोरी की कार है। समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ। और बाद में एक्स ने ढूंढ के निकाला तो उसने केस डाला। पी एंड क्यू बोलता है हमको नहीं पता था, क्योंकि वो बात किसके और किसके बीच में हुई थी, बात एस और आर के बीच में हुई थी, हमको तो पता नहीं था, हमको भगवान छोड़ दो प्लीज। हम बोलेंगे सॉरी। अगर फर्म के खिलाफ फ्रॉड किया है तो पी एंड क्यू कैन से दैट दिस पर्टिकुलर नोटिस इज नॉट गिवन टू अस। ये फर्म के खिलाफ क्या हुआ, फ्रॉड नहीं। द फर्म इज डूइंग फ्रॉड विद थर्ड पार्टीज by buying stolen cars. Then they already know that the title of S is not clear. That means their own title is not going to be clear. That means it is not purchased in good faith. समझ में कैसे बोल रहा हूँ। फिर भी वो करने को तैयार है, मतलब they are doing fraud against X. They are doing fraud against the world. So now P and Q cannot say that sorry हम लोग ये नहीं करने का। तो P and Q को and R को जब पार्टनरशिप हम बना रहे हैं तभी एक दूसरे को बता कर रखना पड़ेगा, भैया देखो
हमको मिलके किसी और के साथ फ्रॉड करने का नहीं है। अगर हम फ्रॉड करेंगे तो इन केस अपना फॉर्म अल्टीमेटली खड्डे में जाएगा। दैट डजंट मेक एनी सेंस। करूंगा जिनका दिमाग ऐसा हिलता नहीं है, जिनको ऐसे जैसा आदमी को आगे मिलकर बोलता है कि बाबा मैं कार बेचने को आया हूँ, मैंने एक्स के पास से चोरी किया, तो उनका दिमाग फट से बोलता है नहीं परचेज करने का। ऐसे लोगों के साथ ही पार्टनरशिप करना अच्छी बात है, क्योंकि बाद में क्या होगा, द नोटिस बाय S to R that he is doing something which is illegal is considered to be a notice given to the firm. So other partners who may be completely actually unaware but still they will become liable. तो उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करना, क्योंकि रिलेशनशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करना जहां पे तुमको पूरा गारंटी की सामने वाला का दिमाग हिलता नहीं और वो इलीगल काम खुद ब खुद करता नहीं है। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, हाँ अभी क्लास सिचुएशन, सपोज आर को भी पता नहीं था इसने चोरी किया, इसने चोरी किया था, लेकिन आर को पता नहीं था। R was also under wrong impression that S is the real owner. In fact, R ने क्या किया था, उसको बोला था आरसी बुक दिखाओ। S ने झूठ का आरसी बुक निकाला। यार समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, बराबर वो सब, अरे लोग तो नोट प्रिंट करते हैं यार, करेंसी नोट प्रिंट करते हैं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसने बराबर से देखी। तो S ने जितना R ने जितना प्रिकॉशन लेना चाहिए उतना सारा का सारा प्रिकॉशन लिया। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। और S ने R को फंसाया हुआ था, और बाद में X आता है और बोलता है कि यार ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गया। हम बोलेंगे इन दैट केस नाउ देयर इज नो लायबिलिटी टू P and Q as well as there is no liability to R. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द आइडिया? नेक्स्ट पार्ट हां बोला म्हणजे मला नाही कळत तुला काय करायचं, कारण टॅसिट कॉन्ट्रॅक्ट तुम्हाला आधी शिकवलं असेल बाळा कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये, तेच अजून काय असणार म्हणजे. नेक्स्ट a partner who is actively participating in the management of the business of the firm bought for his firm certain goods while he knew of a particular defect in the goods. His knowledge as regards to defect ordinarily would be construed as the knowledge of the firm, though the other partners in fact were not aware of the defect. But because A had, in league with his seller, conspired to conceal the defect from other partners, the rule would be inoperative and other partners would be entitled to reject the goods upon detection by them of the defect. आता एबीसी 3 पार्टनर आहेत, ते कुठल्या तरी सप्लायर कडून गुड्स परचेस करतात, गुड्स मध्ये डिफेक्ट आहे हे सप्लायरला माहिती आहे, हे एला पण माहिती आहे. समजलं मी काय म्हणतो ते? इनफॅक्ट सप्लायरने एला सांगितलं की बाबा गुड्स मध्ये डिफेक्ट आहे, आणि हे काय म्हणतो गप्प बसूया आपण, सांगूयाच नको बाकी पार्टनर्स, दे ऑलरेडी ट्रस्टेड यू कि मैं परचेस सब काम करने वाला हूँ, और बाद में फिर गुड्स आ चुका है, बी एंड सी बोलते कि अरे यार ये तो डिफेक्ट वाला गुड्स है, ये गुड्स लेंगे तो अपना खुद का क्वालिटी खराब हो जाएगा फिनिश गुड्स का, हम जो फिनिश गुड्स बनाने वाले उसका क्वालिटी खराब निकलेगा तो बाद में अपने को मार्केट में अपना नाम खराब हो जाएगा, हम लोग को ये गुड्स नहीं चाहिए। तो जो सप्लायर है वो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं करना है, मैंने भी ऑलरेडी ए को बताया हुआ था कि गुड्स में डिफेक्ट है, उसने फिर भी परचेस किया हुआ, सो नाउ योर फर्म डज नॉट हैव द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। ऐसा कब हो सकता है? ए इज द परचेसिंग पार्टनर एंड वो जो सप्लायर है वो शायद उसका भाई बहन चाचा मामा काका कोई तो है, उसका भी बिजनेस चालू है, उसका बिजनेस उसको लॉसेस हो रहा है, उसका बिजनेस में कुछ खराब कुछ पड़ा हुआ है पुराना वाला, अभी क्या करने का, बोलते इधर बेच देता हूँ। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो बेचने वाले को भी पता है और एक को भी पता है, लेकिन उसको अपने इस भाई को बहन को चाचा मामा काका को जो भी कुछ है उसको मदद करने का है, अपने फॉर्म का थोड़ा चूना लगा तो भी लगने दो। समझ में क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा तकलीफ हो तो भी होने दो, ऐसा सोच रहा है वो। तो बाकी के दो पार्टनर बोलते एक भैया तुझे उसको मदद करने का तो खुद के पॉकेट से मदद कर, फॉर्म के पॉकेट से मदद कर। बोलते अभी मैं क्या करूं, लेकिन पार्टनरशिप में तो रूल है कि communication to one partner is assumed to be communication to other partners. So he told me, that means he has told you, that means you have accepted. अभी काम खत्म, बोलेंगे sorry. This is the fraud against the firm. A partner is always required to work for the in the best interest of the firm. Greater good, greatest common good. मैंने नाम किसका बताया था, किसी को याद है क्या? एक फिलोसोफर का नाम बताया था मैं, शाबाश, वेरी गुड. That is a very important principle called as greatest common good. उसको भूलने का नहीं, नाम वाले को भूल जाओगे तो भी ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल को भूलो मत. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज, सेक्शन 25 to section 27. The question of liability of the partner to third parties may be considered under different heads. These are as follows. The question of liability of the partners to the third parties may be considered under different heads. These are as follows. कौन सा होता है? Liability of a partner for the acts done of the firm. Every partner is liable jointly with all other partners and also severally for all acts of the firm done while he is a partner. जब तक वो पार्टनर है तब तक
फर्म ने किए हुए सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो जॉइंटली भी लायबल है और सेवरली भी लायबल। जॉइंटली और सेवरली का क्या फर्क रहता है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट लायबिलिटी एंड सेवरल लायबिलिटी? Joint liability means all the partners are together responsible for the liability, whereas several liability means I as a partner am also responsible for all the acts done by the firm as a individual. Let us say the liability of the firm is say rupees 90,000 and there are three partners, and let us say their PSR is equal, they're equal partners. In that case, joint liability principle states that each of the partners is liable for rupees 30,000. That is joint liability. And several का मतलब क्या हो जाएगा? That if B and C are not available, then A is liable to pay entire rupees 90,000. हम बोलेंगे नहीं सर, मेरा तो joint liability था. Joint liability में मेरा पोर्शन कितना था? 1/3 था. तो 90 के अंदर मेरा कितना 1/3 मतलब कितना 30,000. अब बोलेंगे सर आपका लायबिलिटी सिर्फ जॉइंट नहीं, आपका लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? जॉइंट एंड सेवरल इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सारे के सारे अवेलेबल है तो योर लायबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ योर शेयर. बट सारे के सारे लोग अवेलेबल नहीं है, या फिर सारे के सारे लोग अवेलेबल है बट उसमें से कोई कोई लोग इंसॉल्वेंट हो गए, उनकी वजह से उनका पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा नहीं आ सकता है, तो तुम ऐसा नहीं बोलने का सर वो अवेलेबल है ना तो उसके पास से जितना आएगा उतना. अगर ए के पास आना चाहिए था 30,000 बट उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी अवेलेबल हैविंग ओनली रुपीज 10,000, तो 20,000 का नुकसान हो रहा है उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से. सो दैट नुकसान शुड बी सपोर्टेड बाय द थर्ड पार्टीज बिकॉज़ देयर वाज अ जॉइंट लायबिलिटी. दे वर ऑलरेडी अवेयर दैट द लायबिलिटी ऑफ A is 30, B is 30 and C is 30. So I am Mr. B, I'm going to pay only 30. He is Mr. C, he's going to pay only rupees 30. This person is Mr. A who should pay 30 but he's paying 10, cannot pay 20. तो 20 को आप भूल जाओ, मैं मेरा 30 दे रहा हूँ ना. बोले कि सर वो जो 20 बच गया है वो बाकी लोगों को भी शेयर करना पड़ेगा. मतलब third parties won't suffer. That's what is called a joint and several liability. What are they telling you? That every partner is liable jointly with all other partners and also severally for all acts of the firm done while he is a partner. जब तक वो पार्टनर है तब तक के एक्सेल वो रिस्पॉन्सिबल है, रिटायरमेंट के बाद का नहीं है. तो पार्टनर, लेकिन रिटायरमेंट के बारे में क्या बोला था हमने? अगर वो वर्किंग पार्टनर है तो क्या करना पड़ता है? पब्लिक नोटिस देना पड़ता है. और स्लीपिंग पार्टनर रहेगा तो पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं, सिर्फ कम्युनिकेट करना पड़ता है रजिस्टर को कि मैं रिटायर हो गया. और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? बिकॉज जिस डेट को वो कैंसिल करेगा उसके पहले के एक्ट्स के लिए आप जिम्मेदार हो, उसके बाद में क्या एक्ट के लिए आप जिम्मेदार नहीं है. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? नाउ टेक द केस ऑफ अ वर्किंग पार्टनर. उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर के पास भेजना पड़ेगा और बाद में पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा. मोस्ट ideal situation is the day of communication to the registrar and the day of public notice should be same, but many times it may not be very possible. So in that case क्या कंसीडर करेंगे? पहले रजिस्टर केस पहले कंप्लीट करवा और फिर पब्लिक नोटिस शायद 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद दे रहे हो तो डालने का कि विद इफेक्ट फ्रॉम सो एंड सो डेट एज नोटेड विद द रजिस्ट्रार. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? सो इट बिकम्स इजी फॉर द पर्पस ऑफ. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अरे कुछ तो बोलो. और तुम्हारा फॉर्म अगर नया नया ट्रांजेक्शन करने वाला रहेगा, तुम वर्किंग पार्टनर हो, तुमको तो पता ही रहता है कौन से ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, और तुमको पता है कि तुम अभी रिटायर होने वाले हो, तो जो थर्ड पार्टीज है जिनके साथ तुमको ट्रांजेक्शन करना पड़ने वाला है, फिर तुम जाने के बाद बाकी के पार्टनर्स करने वाले हैं, वो थर्ड पार्टीज को इमीडिएटली बता के रखने का मैं सो एंड सो डेट तक हूँ, उसके बाद में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं उसके जिम्मेदार नहीं रहूंगा. याद रखिए ये तुम्हारा जिम्मेदारी है. बाद में मत बोलो सर अभी मैं क्या करूँ, ऐसा सिचुएशन ऐसा सिचुएशन. अंडरस्टैंड बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके. और मैं बताने के बावजूद भी अगर थर्ड पार्टी ने ट्रांजेक्शन किया रहेगा और फिर बाद में दे आर प्लेइंग विद लॉ कि सर आपने रजिस्टर केस कौन से दिन को नोटिस दिया और बाद में पेपर में कब डाला, मैं उसके बीच में ट्रांजेक्शन किया हुआ है, तो देन योर इंटेंशन कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ. मैंने ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ था इन लोगों को कि मैं आपके सामने हूँ, मुझे मालूम है आप ये ट्रांजेक्शन करने वाले हो, लेकिन मैं 7 डेट के बाद रिटायर होने वाला हूँ, तो आपको ट्रांजेक्शन करना करेगा तो याद रखिए मैं इसके लिए जिम्मेदार रहने वाला नहीं हूँ. यू ऑलरेडी गिवन दैट नोटिस प्रॉपर्ली टू दैट. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो व्हेन स्पेशली यू आर रिटायरिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस डिफरेंट थिंग्स. हमेशा याद रखो 2 अलग अलग चीजें जिंदगी में, हर जगह पे प्रिंसिपल याद रखने का, नॉट जस्ट इन पार्टनरशिप, एवरीवेयर दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन, जब तुम किसी से जुड़ते हो, या फिर नंबर 2 जब तुम किसी से जुदा होते हो. 2 वाला जू, एक जुड़ना और एक जुदा हो जाना. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दोनों टाइम तुमको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गलत जगह पे जुड़ गए या फिर गलत जगह से गलत तरीके से जुड़ गए तो बाद में उसका जब तक जुदा नहीं होंगे तब तक उसका तकलीफ सहन करते बैठना पड़ता है.
समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और जुदा होते वक्त अगर ध्यान नहीं रखोगे तो इन दैट केस जुदा होने के बाद वो सामने वाला आदमी बाद में कट करते बैठता है कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया. पॉइंट ऑफ एक्सेशन एंड पॉइंट ऑफ सेसेशन, किसी के साथ जुड़ना तो फिर किसी के साथ जुदा हो जाना, ये these 2 points if you can manage very properly then many of the difficulties of your life will be automatically taken care of. नया फ्रेंडशिप बनाना क्या, बी केयरफुल किसके साथ फ्रेंडशिप करने वाला, क्योंकि एक बार फ्रेंडशिप जुड़ गया तो आदमी अपने को अच्छा लगता है. एंड अपना कोई भी फ्रेंड 100% परफेक्ट रहेगा नहीं है अपने को मालूम रहता है, तो हम बोलते ठीक है वो अपना फ्रेंड है, थोड़ा बाद में सुधरेगा, बाद में सुधरेगा, बाद में सुधरेगा, वो करते करते हम बिगड़ जाते हैं. That difficulty happens. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? So before you actually start putting your heart into a relationship or into a particular person or into a particular activity, just think twice about that particular thing. समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ? And when you are leaving it, then ensure accept this particular thing that the moment you get out of a particular situation, there is going to be a vacuum which is created, and you may be planning, you may be having a complete plan. कि मैं आगे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, but because of your sudden exit, the vacuum which is created in the life of others, those people may fill up that vacuum with anything, and that anything if it is going to be negative, that negativity is going to come back to you again. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जब तुम किसी के साथ जुड़ते हो, जब तुम किसी के साथ जुदा होते हो, तो ज्यादा ध्यान देने का रहता है कि मैं आने के बाद मुझे इसका तकलीफ नहीं चाहिए और मैं जाने के बाद मुझे इसका तकलीफ फिर से वापस आना नहीं चाहिए. These are the two things which are to be managed. अगर वो कर सकते हो तो इन दैट केस बहुत सारी चीजें अपने आप इजी हो जाता है. ये रिलेशन रखूं क्या, नहीं होगा, झंझट होता है, बाद में समझ में आ रहा है. ये छोड़ूं क्या, छोड़ूंगा तो फिर मुझे क्या क्या याद रखना पड़ेगा. जैसे मैंने बोला अभी तुमको रिटायर होने का है ना, हो जाए, नो प्रॉब्लम, वर्किंग पार्टनर थे, जस्ट एंश्योर दैट ऑल द थर्ड पार्टीज आर अवेयर दैट यू आर रिटायर्ड. समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? जो तुम्हारे साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तुम्हारे फॉर्म के साथ, उनको सबको पता है रखो मैं 7 डेट से रिटायर होने वाला हूँ. So it becomes easy for the purpose of working. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Next part. So they have told you here the partners are jointly and severally responsible to the third parties for all acts which come under the scope of their express and implied authority. This is because all the acts done within the scope of authority are the acts done towards the business of the firm. The expression act of the firm connotes any act or omission by all the partners or by any partner or agent of the firm, which gives rise to a right enforceable by or against the firm. Again, in order to bring a case under section 25, it is necessary that act of the firm in respect of which the liability is brought to be enforced against the party must have been done while he was a partner. कितना छोटा सा मस्त पॉइंट है, कितना मजा है देखो पढ़ते पढ़ते. The expression of an act of the firm connotes any act, यहाँ तक तो ठीक है, और omission by all partners, क्या बात है? क्योंकि act is obviously a positive thing, कुछ तो करना मतलब act है. अगर आपको consideration का definition याद रहेगा तो वहां पे हमने बोल के रखा था negative consideration is also consideration. To do something is also consideration, not to do something is also consideration. याद है आपको? वैसे यहाँ पे बोल के रखा है देखो कि act of the firm does not mean always the firm should act something, then the firm is responsible. But if the firm doesn't do something, example firm ने income tax return टाइम पे नहीं भरा, पेनल्टी आया, समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूँ? तो जो पार्टनर की जिम्मेदारी था रिटर्न भर, उसने गलती किया था, बाकी तो पार्टनर बोलते हम लोग अपने पॉकेट से नहीं भरेंगे, हम बोलेंगे सबका जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज. नहीं, बट इट शुड बी फॉर एक्ट ऑफ द फर्म ना. हियर द फर्म फेल्ड टू एक्ट. यार समझते क्या बोल रहा हूं? बोलेंगे नहीं वो लिखा था ना, आप पढ़ते नहीं क्या क्लास में? सोने का नहीं क्लास में, ऐसे चालू है इसके लिए. क्या बोला वहां पे? कन्वर्ट्स एनी एक्ट और ओमिशन, मिला क्या आपको सबको? फॉर ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म. मतलब खतरनाक चीज बोल रहा हूं. एक्ट किसने करना चाहिए? एक पार्टनर ने किया तो भी ठीक, सबने किया तो भी ठीक, फर्म के एजेंट ने किया तो भी ठीक. मतलब अभी पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के एजेंट है, उसके अलावा फर्म ने किसी को एजेंट करके अपॉइंट किया रहेगा? पार्टनर तो है, एम्प्लॉइज भी है, और उसके अलावा फर्म के कुछ एजेंट्स भी है, और एजेंट ने कुछ गड़बड़ किया रहेगा. आइदर द एक्ट इज डन बाय द एजेंट और द ओमिशन इज डन बाय द एजेंट, देन आल्सो द फर्म इज रिस्पांसिबल, देयरफॉर ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पांसिबल. तेरा गलती का कैसे नहीं? ओके, नेक्स्ट पार्ट. गिव राइट राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म. Again, in order to bring a case under section 25, it is necessary that the act of the firm in respect of its liability is brought to be enforced against the party must have been done while he was a partner. जब तक वो पार्टनर है तब तक ऐसा हुआ रहेगा तो ठीक, वो पार्टनर रिटायर होने के बाद में उसको जिम्मेदारी पकड़ने का नहीं. Example number 10, certain persons were found to have been partners in a firm when the acts constituting an infringement of a trademark by a firm took place. It was held that they were liable for damages arising out of alleged infringement, it being immaterial that the damages arose after the dissolution of the firm. What are they telling you here? Certain persons were found to have been partners in a firm when the act constituting an infringement of a trademark by the firm took place. Example they are giving you, कि पार्टनरशिप फर्म है, दूसरे का ट्रेडमार्क यूज किया हुआ है, पार्टनरशिप फर्म में दूसरे का ट्रेडमार्क यूज किया हुआ है,
it was said that they were liable for damages arising out of all the alleged infringement, it being immaterial that the damages arose after dissolution of the firm. तो बाद में ना फॉर्म ही डिसॉल्व कर दिया, पहले इन्फ्रिंजमेंट किया, मतलब दूसरे का ट्रेडमार्क यूज किया, उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, दूसरे को नुकसान हो गया क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि भाई ओरिजिनल ये डुप्लीकेट है करके, तो लोग बोलते थे यहीं से परचेस करेंगे। तो सर कैसे बोल रहा हूँ, तो जो एक्चुअली ओरिजिनल ट्रेडमार्क होल्डर है उसका सेल्स कम हो गया, फिर इन्होंने सेल्स करवा के लिया मस्त से, बाद फट से फॉर्म डिसॉल्व भी करी, अभी फॉर्म ही नहीं और वो ढूंढ रहा था क्या 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 क्या, क्या उसने केस चालू कर दिया। ये बोल रहे कि सर अभी तो जो हुआ हुआ, अभी तो कुछ है ही नहीं, हम तो नहीं कर रहे, अभी छोड़ दो। हम बोलेंगे व्हेन यू आर अ पार्टनर एट दैट टाइम सर्टेन थिंग्स हैपन, देन इवन इफ द पार्टनरशिप फॉर्म इटसेल्फ इज डिसॉल्व्ड, स्टिल वी विल बी होल्डिंग यू रिस्पांसिबल फॉर द सेम। तो पार्टनरशिप फॉर्म चालू है और आप रिटायर हो गए हो तभी भी आपका रिस्पांसिबिलिटी है, वो तो है, सिंपल है समझने के लिए। लेकिन फॉर्म डिसॉल्व हो गया रहेगा, तो भी जब तक फॉर्म चालू था और इंफ्रिंजमेंट चालू था, तब जो जो लोग पार्टनर्स थे उन सबकी जिम्मेदारी रहेगी। सबको समझने में कैसे बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोला। In this particular case, if the partnership form is not dissolved, it is continued by some other people. And all the original partners will constitute the firm on the wrong, on the name that is already been made. Then who is liable? The firm liable or the people? तुझे क्या लगता है? क्योंकि जरूरी क्या है भाई, ही वाज अ पार्टनर, सेंटेंस है ही ना। तो अभी एबीसी 3 लोग थे, उन्होंने गड़बड़ करके रखा था, बाद में उन्होंने वो अपना फॉर्म ईएफजी को भेज दिया और एबीसी बाहर नाम वही रखा रहा एबीसी का, तो बताए। लेकिन एएफजी तब थे क्या, जब इंफ्रिंजमेंट हुआ तभी नहीं थे, एएफजी को नहीं पकड़ सकते, बट एबीसी थे क्या, हाँ थे, एबीसी को पकड़ने को, व्हाइल ही वाज अ पार्टनर, दैट्स अ सेंटेंस। नेक्स्ट, liability of the firm for wrongful acts of a partner, section 26, where by wrongful act or omission of a partner in the ordinary course of business of the firm, by the wrongful act or omission of a partner in the ordinary course of business of a firm, or with the authority of his partners, loss or injury is caused by any third party or any penalty is incurred, the firm is liable therefore to the same extent as the partner. Where by the wrongful act or omission of a partner in the ordinary course of business or with the authority of his partners, loss or injury is caused to the third party or penalty is incurred, the firm is also liable therefore to the same extent as that of the partner. So section 26 क्या बोलता है? The firm is liable to the same extent as the partner for any loss or injury caused to the third party by wrongful acts of the partner if they are done by the partner while acting in the ordinary course of business of the firm and with the authority of the other partners. If the act in question can be regarded as authorized and as falling within either the categories mentioned in section 26, the fact that the method employed by the partner in doing it was unauthorized or wrongful would not affect the question. Furthermore, all the partners in the firm are liable to the third party for loss or injury caused to him by the negligent act of the partner acting in the ordinary course of business. थोड़ा सा अलग है सेक्शन 25 के मुकाबले। What is the difference here? ऊपर क्या हुआ था, एक पार्टनर ने बाकी पार्टनर को शेंडी लगाया था, क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, या फिर एक पार्टनर ने काम ठीक से नहीं किया था बट विद इन द कोर्स ऑफ बिजनेस था, एक पार्टनर ने विद इन द कोर्स ऑफ बिजनेस काम ठीक से नहीं किया था, तो बाकी के सारे पार्टनर्स लायबल है। अभी यहाँ पे दूसरा सिचुएशन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर आर 5 पार्टनर्स ए बी सी डी ई, 5 पार्टनर्स। ए ने कुछ गड़बड़ की तो बी सी डी ई लायबल है क्या? यस। कैसे? जॉइंटली एंड सेवरली। समझ में कैसे बोल रहा हूं? अभी क्या हो गया, ए ने, बी ने और सी ने, तीनों ने मिलकर गड़बड़ की, डी और ई को पता ही नहीं। पहले केस में क्या था, ए के हाथ से गलती हुई थी तो बी सी डी ई सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल थे। अभी ए को गलती करने के लिए बी और सी ने उकसाया था, चल तू कर, अमल तेरे साथ, और डी एंड ई को पता ही नहीं था ऐसा कुछ चालू है। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन डी एंड ई बी रिस्पॉन्सिबल, can be held responsible for the acts or the omission which are done by ABC together? हम बोलेंगे yes, that is also there, because if it is in the ordinary course of business, if it is in the ordinary course of business, तो को समझा क्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? हाँ, अगर ordinary course of business में नहीं है तो बात खत्म हो गई, then there is no implied authority at all. यहाँ पे what is important, with the authority of the partners. That's why section 26 becomes different than section 25. Section 25 में क्या है, he is working directly under implied authority. Section 26 में क्या है, he is working with the consent of other partners. मैं भी चलो ए को काम करने को बी सी डी ई सबने उकसाया, बोला कैसे भी करो, अपना वो माल कस्टम्स में अटका हुआ है उसको छुड़ा के लेके आओ, कैसे भी करो, इतना ही बोला।
समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ए ने जाके क्या कर दिया, ब्राइब दिया, और ब्राइब देते थे पकड़ा गया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नाउ द क्वेश्चन इज बी सी डी, बोलते हमने बोला था कैसे ही करो, इसका मतलब थोड़ी ऐसा बोला था ब्राइब दे दो करके। सो देन वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पेनल्टी। क्या समझ सकते हो क्या बोला? बोलेंगे देखो भैया बाद में अनऑथराइज्ड टेक्निक यूज किया रहेगा तो भी इट डज नॉट अब्सॉल्व द फर्म फ्रॉम द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एक्ट्स व्हिच आर डन बाय द पार्टनर व्हिच आर एनीवे ऑथराइज्ड बाय द अदर पार्टनर्स। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वन ऑफ द टू पार्टनर्स इन अ कोल माइन acted as a manager was guilty of personal negligence in omitting to have the shaft of mine properly fenced. As a result thereof, an injury was caused to the workman. The other partner was also held responsible for the same. हमने बोल के रखा था कि भैया अपने एम्प्लॉइज का, अपने वर्कर्स का, सबका ख्याल रखना बस। और जो वर्किंग पार्टनर है वो निग्लिजेंट है, उसकी वजह से वहां पे जिस तरह से फेंसिंग करना चाहिए उस तरह से फेंसिंग किया हुआ नहीं था। कोल माइन था, एक वर्कर नीचे गिर गया, फेंस ना होने की वजह से, कंपाउंड ना होने की वजह से गिर गया, तो उसको इंजरी हो गया। इंजरी हो गया तो उसने केस दाखिल किया फर्म के खिलाफ। तो एक पार्टनर बोलते होगा नहीं मैं तो उसको बोल के रखा था कि जितना हो सके उतना से अलग अलग चीजें बराबर से करो, अब इसने थोड़ा ठीक से काम नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ? दैट इज नॉट द केस। इवन इफ यू ऑथराइज हिम टू डू द प्रॉपर वर्क एंड ही डिड नॉट डू द वर्क प्रॉपर्ली, देन आल्सो इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। यू कैन से दैट सर मैंने तो बोला था ना ठीक से करो, इसने नहीं किया, अभी मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं हर जगह पे जाके देखूं क्या? ये हर जगह पे जाके देखने को नहीं मिलने वाला है, ये तुमको पता है, फिर भी तुम पार्टनरशिप करते हो, फिर भी तुम उसके ऊपर जिम्मेदारी डालते हो। दैट मींस इट इज अज्यूम दैट यू आर रिस्पांसिबल फॉर द सेम। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूं? हमने तो ऑलरेडी बोला था पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एग्रीमेंट बाय एक्टिंग फॉर ऑल। तो भैया पार्टनर चुन के करो ना, ये थोड़ी जन्म का रिश्ता है। इट इज नॉट अ रिलेशनशिप व्हिच कम्स फ्रॉम स्टेटस, इट्स अ रिलेशनशिप कम्स फ्रॉम agreement. So do the agreement only with those people with whom you are comfortable, about whose integrity you are comfortable and you are confident. उनके साथ एग्रीमेंट किया करो। सबके साथ एग्रीमेंट करोगे बाद में बोलोगे सर ये सुनता नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं। You created relationship, so now you are responsible for the same. If third parties are suffering because of the same, is it clear to all of you? अरे कुछ तो बोलो। किसी का छोटा बच्चा है, सोसाइटी में खेलता है और पत्थर उठा के दूसरे के घर के कांच में मारता है, हम बेटे को अभी क्या करो, उसको समझा समझा के हम थक गए। वो ठीक है, आप थक गए तो थक गए, लेकिन हमारा पैसा भर के समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं मैं उसको रोज बोलता हूँ ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, उसको मैं बहुत सारा अलग चीज बोलता हूँ, उसको थप्पड़ भी मारा हुआ है, वो ठीक है, वो तुम्हारा आपस का प्रॉब्लम है, क्या है, बट थर्ड पार्टी को तकलीफ देने का नहीं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? नेक्स्ट liability of a firm for misapplication by the partners, where a partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it. तुम्ही कोण आहात? डेटर आहात. मी कोण आहे? एबीसी पार्टनरशिप फर्मचा पार्टनर आहे. तुम्ही माझ्याकडे कॅश दिली, चेक दिला तर काय टेन्शन नाही, कारण चेक तर फर्मच्या नावावर असणार. तुम्ही माझ्याकडे कॅश दिली किंवा बेअरर चेक दिला, समजतं नाही का? तर माझी जबाबदारी काय सांगा? आई एम सपोज टू सबमिट इट, रेमिट इट टू द फर्म. मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं तो कभी बीच में घपला करने वाला हूँ, तो काम खत्म हो. लेकिन सपोज एबीसी नाम का पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर आपने एक के पास पैसा दे दिया है और एक का दिमाग फिर गया है, उसको अर्जेंटली कैश की जरूरत है, बोलता बाद में बताऊंगा ना बाकी पार्टनर्स को कि मैं ड्राइंग किया हुआ है करके, खुद को समझा रहा था कि मैं रेमिट करूंगा, डायरेक्ट यूज कर दूँ, और बाद में भूल गया. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो रेमिट करने को भूल गया, अकाउंटेंट भी भूल गया, साल खत्म हो गया, तभी एक समझ में आ रही यार अच्छी बात है ना, सब लोग भूल गए, क्या फर्क पड़ता है, तो डेटर कर, मैंने यूज कर लिया उसको अपने पर्पज के लिए, किसी को याद भी नहीं, बाद में देख लेंगे, अगर जरूरत पड़े तो बैटरी अडॉप्ट कर देंगे. He is now trying to keep mum for the amount which is received from the partner, from the third parties, using it for his own personal purposes. मैं बोलूँगा यार तूने गड़बड़ कर दिया. What you have done? You have received any money or property from a third party and you have misapplied it. It was not for your personal purposes. You should not have used it, but you have used it for the personal purposes. Or a firm, in the course of its business, receives money or property from a third party, and the money or property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm is liable to make good or loss. दूसरा सिचुएशन कि कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, सप्लायर ने पैसा दिया एडवांस में. पहले केस में क्या हुआ था? फर्म का पैसा था, फर्म को मिलना चाहिए था, फर्म को मिला है, लेकिन फर्म के हाथ में मिलने के बजाय पार्टनर के हाथ में आ गया. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जो डेटर था उसने किसको दे दिया? पार्टनर को दिया. बोला जिस तरह से नोटिस गिवन टू वन पार्टनर इज अज्यूम्ड टू बी नोटिस गिवन टू द फर्म, वैसा मनी गिवन टू वन पार्टनर इज अज्यूम्ड टू बी मनी गिवन टू द फर्म. उसने दे लिए. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इसने अगर बीच में खा लिया तो पहला पॉइंट आ जाता है. दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि पैसा फर्म को मिलना चाहिए, फर्म को ही मिला हुआ है. पैसा फर्म को मिलना चाहिए, फर्म को ही मिला हुआ है, पार्टनर के हाथ में पड़ा हुआ नहीं है, फर्म के अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन पार्टनर ने वो यूज करके
खुद के लिए बेनिफिट यूज कर लिया है और थर्ड पार्टी को उसका नुकसान करवा के दिया। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर हैज गिवन द मनी फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स, and a partner use that money. The difference he tried to settle by way of providing inferior quality goods. तो आपने एक्स क्वालिटी का गुड्स मांगा था, मैंने आपको एक्स माइनस क्वालिटी का गुड्स भेज दिया। तो एक्स क्वालिटी का गुड्स कितने का है? 100 रुपया पर यूनिट का है। एक्स माइनस क्वालिटी का गुड्स कितने रुपए का है? 90 रुपीज पर यूनिट वाला है। तो फर्म ने कितना पैसे ले लिया? 100, और पार्टनर ने कौन सा वाला गुड्स दे दिया? 90 वाला। 10 रुपए का पैसा खुद के पॉकेट में डाल दिया। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो दिस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। इन द फर्स्ट वन, the money is received by the partner and who did not submit it, remit it to the firm. In the second case, firm received it and firm was asking the partner to do the work of the third party, and partner has gone for providing substandard quality goods to the third party. So third party, if they are suffering any loss, in that case, again the firm is going to be liable for the same. It may be observed that the workings of the two clauses of section 27 is designed to bring out clearly an important point of distinction between the two categories of cases of misapplication of money by the partners. Clause A covers the case where the partner acts within his authority, and due to his authority as a partner, he receives money or property belonging to the third party and misapplies that money or property. For this provision to be attracted, it is necessary that the money should have been actually coming into the custody of the firm. On the other hand, the provision of clause B would be attracted when such money or property has come into the custody of the firm and is misapplied by any of the partners. The firm would be liable in both the cases. If receipt of money by one partner is not within the scope of his apparent authority, his receipt cannot be regarded as a receipt by the firm, and other partners will not be liable unless the money received comes into their possession or under their control. Last का पैरा थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है। लास्ट के बारे में क्या बोल के रखा था? On the other hand, sorry, if the receipt of money by one partner is not within the scope of his apparent authority, तो अगर याद रहेगा तो इम्प्लॉयड अथॉरिटी कौन से जगह पे नहीं है। उसमें एक ऐसा पॉइंट था कि पार्टनर इज नॉट सपोज्ड टू टेक लोन्स। अगर तुम्हारा बैंकिंग कंपनी तो बात अलग है, क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? अगर तुम्हारा बैंकिंग कंपनी है तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा बैंकिंग कंपनी नहीं रहेगा तो डायरेक्टली लोन लेने का नहीं। एक एग्जांपल भी था, सॉलिसिटर का फॉर्म रहेगा तो क्या, और एक बैंकिंग फर्म रहेगा तो क्या, ऐसा एग्जांपल कंसीडर किया था हम, याद है क्या आपको सबको? तो ये अपना हीरो जो है वो लोन ले रहा है, कैश ले रहा है, बाय डिफॉल्ट ये इम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर आता ही नहीं। बाय डिफॉल्ट इम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर आता ही नहीं। सामने वाले बैंक ने उसको लोन दे दिया और ये पैसा उड़ा के लेके गया। अभी बैंक बाकी लोगों को बोलते कि आपको जिम्मेदारी है, पैसा भरो, बिकॉज पेमेंट टू वन पार्टनर इज अज्यूम्ड टू बी पेमेंट टू द एंटायर फर्म, तो यू आर लायबल। तो बाकी पार्टनर बोलते नहीं हम लोग लायबल नहीं है, क्योंकि एनीवे इट इज नॉट विदिन इम्प्लॉयड अथॉरिटी। सो इफ receipt of money by one partner is not within the scope of his apparent authority, his receipt cannot be regarded as any receipt by the firm, and other partners will not be liable unless the money received comes into possession or under their control. अभी अलग सिचुएशन होगा, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट। एक पार्टनर फर्म के पास, सॉरी फर्म के लिए लोन लेके आ रहा है, साहूकार के पास से, बैंक के पास नहीं गया था, कैश में लोन लेके आया। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? कैश लेके आया, नंबर वन, बाकी पार्टनर से उसको ऑथराइज किया हुआ नहीं। नंबर टू, ये बाय डिफॉल्ट इम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर आता नहीं है, तो पार्टनर ने ऑथराइज करना चाहिए था, बट इसने बाकी पार्टनर कैसे ऑथराइजेशन लिया भी नहीं था। साहूकार के पास गया, लोन लिया, कैश उठाया, फर्म के पास कैश लेके आया, फर्म के पास कैश दे भी दिया। बाकी पार्टनर ने पूछा क्या रे, कौन सा कैश, किधर से लाया? बोलता सर साहूकार के पास से लोन लेके आया। बोलता ठीक है चल, फर्म को जरा कैश की जरूरत थी, नो प्रॉब्लम, विल यूज इट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? ए भी खुश जिसने कैश लेके आया था वो, और बी और सी भी खुश। बाद में रिपे करने का बारी है, तो हम रिपे नहीं कर रहे। साहूकार आता है, एबीसी को तीनों को पकड़ता है, वो बोलते कि नहीं तूने किसका ट्रांजेक्शन किया है, ए के साथ। लोन लेना इज कमिंग विद इन इम्प्लॉयड अथॉरिटी के नॉट कमिंग विद इन इम्प्लॉयड अथॉरिटी? इट इज नॉट कमिंग विद इन इम्प्लॉयड अथॉरिटी। हैव यू आस्क्ड फॉर हिम टू शो दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन हिम द अथॉरिटी टू टेक द लोन? नो, यू हैव नॉट आस्क्ड। सो बाय डिफॉल्ट दिस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी आवर ट्रांजेक्शन। This transaction is beyond his employed authority. That means he is not going to bind us. So हमको छोड़ दो, पकड़ने का सिर्फ एक को पकड़ो। अब ये बोलेगा अरे यार मैं तो फर्म को मदद करने को गया था, और वो कैश लेके मैं कुछ मिसअप्रोप्रिएट भी नहीं किया, कैश लेके मैं फर्म के पास लाके दिया, तब इन्होंने मुझे अच्छा भी बोला। अब रिपेमेंट करने का बारी आया तो मुझे बोल रहे कि अकेले इन्हें पे करने का, एंड नाउ दे आर यूजिंग दैट स्पेशल टर्म, कौन सा वाला, एम्प्लॉयड अथॉरिटी। तब आएगा व्हेन यू आर एक्टिंग within the basic scope of employed authority and certain transactions are never coming in the scope of employed authority. इसको यूज करके मुझे झंडी लगा दे।
तो इन दैट केस वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अनलेस द मनी रिसीव्ड कम्स इनटू द पोजीशन और अंडर द कंट्रोल ऑफ द फर्म। तो अगर फर्म ने उसको रिसीव किया रहेगा तो काम कर। दैट मींस नाउ यू आर आल्सो अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच इज डन बाय हिम। यू कैन से दैट सर उसने क्या किया कुछ पता ही नहीं, वहां पे जाके क्या कर। दैट्स नॉट द केस। ही ब्रॉट इट टू योर नोटिस, you have accepted that particular transaction, your acceptance of money can be considered to be an acceptance or ratification of the transaction which he has done. सबको समझेगा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Ratification होगा, अभी तुम उसको ना नहीं बोल सकते। Is it clear now अभी? अरे उसको बोलोगे। Okay. Next part. A, B, and C are partners of a place of car parking. P stands his car in the parking place, but A sold out the car to a stranger. For this liability, the firm is liable for the acts of A. सबको समझा क्या? खतरनाक है ना ये, दिखा कार तो बेच दिया बट से। Rights of transferring of a partner's interest, section 29. A transfer by a partner of his interest in the firm, either absolute or by mortgage, or by the creation by him of a charge on such interest, does not entitle the transferee during his continuance of the firm, to interfere in the conduct of the business, or to require accounts, or to inspect the books of the firm, but entitles the transferee only to receive the share of profits of the transferring partner, and the transferee shall accept the accounts of the profit agreed to by the partners. A transfer by a partner of his interest in the firm, either absolute or by mortgage. Who am I? I'm a partner. ABC का पार्टनरशिप फॉर्म था, उसके अंदर A इज अ पार्टनर। अभी A को कुछ पैसे की जरूरत है, वो क्या बोल रहा है कि मिस्टर डी गिव मी अ लोन। मिस्टर डी बोलता है कि कितना इंटरेस्ट दोगे, वो बोलता है इंटरेस्ट कितना दोगे, मैं इंटरेस्ट में आपको प्रॉफिट दूंगा। मैं जिस पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहा हूँ उस पार्टनरशिप फॉर्म में बाकी लोग जब तक आपको एडमिट करने के लिए हाँ नहीं बोलेंगे तब तक आपको हम एडमिट नहीं करवा सके। तो मिस्टर डी, यू प्रोबेबली मे नॉट बी वेलकम बाय मिस्टर बी एंड सी, बट आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ कैश। अगर सपोज ये शेयर कैपिटल जैसा सिचुएशन होता था तो वहां पे कितना सिंपल होता था, मैं मेरे पास के शेयर तुमको बेचता था और मैं कैश लेता था, तुम शेयर होल्डर बन जाते, तुमको आगे डिविडेंड मिलना चालू होता था। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अब तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप है। इन पार्टनरशिप ट्रांसफर ऑफ राइट्स आर नॉट डायरेक्टली अलाउड। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? Admission of a partner can take place only when all other partners accept the same. Otherwise it is not allowed. तभी मैं कैसे बाहर निकलूं इसमें? मैंने इस फॉर्म में पैसा डाल दिया। अगर मैं रिटायरमेंट डिक्लेयर कर भी देता हूँ तो बाकी के पार्टनर्स के बाद इमीडिएटली पैसा देने के लिए मेरे पास, बाकी के पार्टनर्स के पास मुझे देने के लिए पैसा इमीडिएट अवेलेबल नहीं है, फॉर्म को तोड़ना पड़ेगा। उसका भी कुछ मतलब नहीं। मुझे जो पैसे की जरूरत है वो शायद 2 साल के लिए है। मुझे फॉर्म में से रिटायर भी होने का नहीं है, मुझे काम करने को अच्छा लगता है, मुझे फॉर्म भी अच्छी लगती है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट अर्जेंटली आई विल नीड ऑफ कैश। रिटायर हो जाऊंगा तो नंबर 1 फॉर्म टूट जाएगी, उसका कुछ फायदा नहीं। फिर बाद में वो पैसा लेके मैं आगे जाऊँ तो करूँ क्या? क्योंकि मेरा तो पैसा फट से खर्चा हो जाएगा। बाद में आगे की जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए मुझे फिर भी काम चाहिए, और इनके साथ अच्छा मेरा जो भी कुछ पार्टनरशिप बन गया, रिलेशनशिप बन गया, अच्छा वाला मेरा टेम्पो बन गया, मूड बन गया अच्छा काम करने का, तो अभी तोड़ने का नहीं मुझे। इसमें से बाहर कैसे निकल? तो मैं डी के पास जाता, डी को बोलता हूँ डी मुझे इतना पैसे का जरूरत है, तू मुझे पैसा दे। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अगले 2 साल के लिए इस फॉर्म के पास से मुझे जो इंटरेस्ट कैपिटल मिलता है वो सारा का सारा दे। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? या फिर मुझे जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो सारा का सारा दे। फिर मुझे जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है उस शेयर ऑफ प्रॉफिट का 75% तेरा एंड 25% मेरा। डी बोलता है कि हाँ चलेगा, ठीक है, ओके। So this is transfer of interest in the firm. अगर सारा का सारा दिया तो 100% हो गया, 70% दिया तो पार्शियल इंटरेस्ट हो गया। जी ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं वो ठीक है, बोलने की अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे लिख के दे दीजिए कि आपने अगर रिपेमेंट नहीं किया तो आपका जो वहां का कैपिटल है पार्टनरशिप फर्म का, वो कैपिटल में वसूल करना चालू करूंगा। तो इन दैट केस आई विल आस्क द पार्टनरशिप फर्म टू गेट डिसॉल्व्ड and give my money back. Within 2 years, I want that money back.
तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी के पास से पैसे ले रहा हूँ, साथ में क्या कर रहा हूँ, मॉर्गेज कर रहा हूँ। समझ रहे कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो। So either you can transfer it as it is, or you can transfer it by your mortgage. Either you can transfer it wholly or you can transfer it partially. कळतंय का सांगितलं ते? आता हे सगळं झालेलं आहे, चांगली गोष्ट. मग 1 वर्ष संपलं किंवा 1 वर्ष जेव्हा चालू होतं पुढचं, जेव्हा ते सी ए किंवा सी ने पैसे घेतले डी कडनं, आता जो डी आहे तो पार्टनरशिप फॉर्म मिळाल्यावर म्हणतो की बाबा हे बघा, मला शेअर ऑफ प्रॉफिट मिळाला पाहिजे. एक तर 100% नाही तर काय 75%, म्हणजे जो काही एचा आहे त्याच्या 100%, पूर्ण फॉर्मच्या 100% नाही. पूर्ण फॉर्मच्या प्रॉफिट पैकी याचा जेवढा शेअर आहे त्या शेअरच्या 75%, त्या शेअरच्या काय 100%, जे काय मला डिस्कस झालं त्याप्रमाणे ते मला मिळालं पाहिजे. पण फॉर्मचा प्रॉफिट किती आहे मला कसं कळणार? मला बुक्स ऑफ अकाउंट दाखव, मला चेक करायचं सगळे बुक्स ऑफ अकाउंट, मला बुक्स ऑफ अकाउंटची कॉपी घ्यायची. समजलं मी काय म्हणतो ते? प्रॉफिट कमी पण करू शकतो तुम्ही, काय चुका करायला अडवणार आहे. मला तुमचा विश्वास नाही, तो हे काय पण करत असतो, मला नाही मी सांगतो तशी कामं करा, कारण प्रॉफिट वाढला पाहिजे, कारण माझा शेअर वाढला पाहिजे. 2 वर्षाचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे फक्त, या 2 वर्षात मी जेवढे छापू शकतो तेवढे छापणार आहे ना. त्याला समजतं की मी काय म्हटलं? सो ही इज नाउ सेइंग that I want you to take decision according to my requirements, because I have given loan to A, who has already offered his share of interest in the partnership firm to me, either as it is or by way of mortgage. तो भैया आप मैं जो बोलूंगा आपको करना पड़ेगा. समझ रहे कैसे बोल रहा हूँ? तो मुझे देखो भैया, आपने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, आप तो हमारे पार्टनर हो ही नहीं, तो यू डोंट हैव अ राइट टू टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. A may be working partner and we are allowing him to do that partner thing. That's not a problem for us. हमको उसका प्रॉब्लम नहीं. हमने आपको एडमिट करने को ना बोला है तो आप ऐसा बैकडोर से अंदर नहीं आ सकते. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? तो यू डोंट हैव अ राइट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनरशिप. हम ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट कि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देंगे वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हम ये नहीं बोले कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मिल सकता, मिलेगा, पर हम जो देंगे उतना ही. You can't go on taking copies and this one and that. What have they told you? Does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere in the conduct of the business, or to require the accounts, or to inspect the books of the firm, but entitles the transferee only to receive the share of profits of the transferring partner, and the transferee shall accept the accounts of the profits agreed to by the other parties. So बाकी पार्टनर ने बोला कि हमारा पीएनएल अकाउंट ने साइन किया, वस्तु भी 50% देख लो, काम करें. बट ये पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद मुझे ट्रायल बैलेंस दिखा, आपने क्या किया, कैसे किया, वो सब चीजें जनरेट नहीं करना. यू डोंट हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यू मे गेट एक्सेस टू द एनुअल अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मिलेगा, फाइनल अकाउंट मिल सकता है. क्या समझ सकते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बात है. बुक्स ऑफ अकाउंट में सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, जर्नल है, लेजर है, दुनिया भर का बाकी का चीज है उसके अंदर. क्या समझ सकते हैं क्या बोला? फाइनल अकाउंट मतलब क्या? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस. वो भी पार्टनर ने अप्रूव किया, वो तुझे मिलेगा. पार्टनर ने अप्रूव करने के पहले तुम मुझे पहले एक बार दिखा लो, बाद में मैं करता हूँ, फिर मैं एडजस्ट करने को बोलूंगा, फिर बाकी सबने एक्सेप्ट करने का, ये सब झंझट नहीं करने का. पार्टनर्स को डिसाइड करना दो, उनका डिसीजन होने का साइन करना, तो बाद में तुमको देखने को मिलेगा, तो बोलेगा वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं. सो इफ यू आर दैट पर्सन हु इज अप्रोच्ड बाय मिस्टर ए demanding extra money and offering his share in the partnership home, then don't directly lend that money, because your rights are going to be completely vulnerable. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? The firm can treat you completely as a third party. तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन है उसको ऑनर करने का जिम्मेदारी सिर्फ एक के ऊपर है. बाकी के पार्टनर को अगर गुस्सा आता रहेगा तो आपको और तकलीफ हो सकती है. और आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे, कोर्ट ऑफ लॉ बोलेगा हम क्या करें, सेक्शन 29 ने ऑलरेडी बोल के रखा हुआ, सर सेक्शन 29 ने ऑलरेडी बोल के रखा था कि ऐसे होने वाला है. So be aware when you are entering into this kind of transactions. Okay. If the firm is dissolved, or if the transferring partner ceases to be a partner, the transferee is entitled, as against the remaining partners, to receive the share of the assets of the firm to which the transferring partner is entitled, and for the purpose of ascertaining that share to an account as from the date of the dissolution. वो पार्टनर जो है जिसने अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर करके रखा था, वो कोई और जो है वो पार्टनर तो बन नहीं सकता है. उसको सिर्फ क्या मिल सकता है, फाइनल अकाउंट्स का कॉपी मिल सकता है, और जो फॉर्म बोलेगी वही शेयर ऑफ प्रॉफिट से एक्सेप्ट करना पड़ेगा. यहाँ तक तो ठीक ठाक. अभी लेकिन क्या हो गया, वो 2 साल खत्म होने के पहले ही फॉर्म डिसॉल्व हो गई. वो 2 साल के लिए ट्रांसफर करके रखा था ना, उसके पहले फॉर्म डिसॉल्व हो गई. नहीं तो उसके पहले ये रिटायर हो गया, तो जितना पैसा ए को मिल सकता है उतना सारा का सारा पैसा वो ट्रांसफर को मिल सकता है. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? जितना पैसा ए को मिल सकता है उतना सारा का सारा पैसा वो ट्रांसफर को मिल सकता है. अगर फॉर्म डिसॉल्व हो गई तो डिसोल्यूशन के दिन के आगे का पीरियड
ये तो हमने कभी इमेजिन किया नहीं 12वीं में, क्योंकि 12वीं में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जिस दिन डिसोल्यूशन किया उसी दिन इमीडिएटली क्या बनाने का, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, उसी दिन रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस समझ में आ जाता है, और उसी दिन उस प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो और काम खत्म हो जाता है। ऐसा हमने कंसिडर किया हुआ है। रियलिटी में इट इज इम्पॉसिबल। सोच के देखो, पार्टनरशिप उनके पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, स्टॉक है, डेटर्स है। डेटर्स क्या बोलेंगे, तुमने डिसॉल्व किया, हमको क्यों बोल रहे इमीडिएटली पैसा दो? जब गुड्स आपने बेचा तभी आपने बोला था कि 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो अभी 3 महीने खत्म होना था तब पैसा दूंगा। वाई आर यू आस्किंग मी टू पे अर्ली? समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा है, तुम बोलोगे बेचता हूँ फट से, अभी डिसोल्यूशन हो गया, बंद बंद बंद, चलो फट से बेचो, थोड़ी छुट्टी बजा के जाएगा स्टॉक। अगर फट से बेचने में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, स्टॉक क्लियरिंग सेल, 50% ऑफ, 60% ऑफ, लॉस में बेचना पड़ेगा फिर। तो फोन क्या बोलेगी, नहीं धीरे धीरे बेचेंगे, घाई करने के, डिसोल्यूशन हो चुका है, दैट्स ओके। लैंड बेचने का है, तो हमने कोई लाइन लगा के खड़े देता है, लैंड दे दो, लैंड दे दो, you have to wait, and different people will come with different offers. You have to check what is their ability of completing their offer. कोई अच्छा ऑफर देता है मतलब फट से हाँ नहीं बोलने का, वो बोलेगा बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट, लेकिन बाद में सच में वो पे कर सकता है कि वो भी तो चेक करना पड़ता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो देन इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है, दैट इज गोइंग टू टेक मे बी 5 months, 6 months, 8 months, 1 year, sometimes 2-3 years also, if the assets are very big in nature. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वो जो ट्रांसफर ही है जिसके नाम से हमने, जिसने एक को मदद किया हुआ था, वो ट्रांसफर ही बोलता है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट दो, हम बोलते नहीं देंगे। लेकिन जिस दिन डिसोल्यूशन डिक्लेयर किया है उसके आगे का अकाउंट से मांग सकते, क्योंकि उसके आगे फॉर्म चालू नहीं है, उसके आगे सिर्फ रिकवरी ऑफ एसेट्स चालू है। यार समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो ही विल स्पेसिफाई दैट आई डोंट वांट यू टू टेल मी दैट लैंड को बेच के इतना से पैसा मिला एंड यू हैव सोल्ड लैंड टू योर ओन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड देन यू आर फोर्सिंग मी टू एक्सेप्ट लोअर मनी। यार समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो भैया तुम किसको बेच रहे हो मुझे चेक करने का। जब तक पार्टनरशिप हम चालू थी तब तक मेरा एडमिशन तो हुआ नहीं था, इसके लिए मैं बैकडोर से भी अंदर आ नहीं सकता था। लेकिन जब डिसोल्यूशन हो चुका है तो पार्टनरशिप हम है ही नहीं, अब तो सिर्फ मुझे मेरा पैसा वसूल करना बाकी है, और मेरा पैसा वसूल करते वक्त आपके एसेट बेचने पड़ेंगे, और आपके एसेट बेचते वक्त आप इस तरह से बेच सकते हो कि आपका खुद का फायदा हो जाए और मेरा नुकसान हो जाए। तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑनवर्ड्स आई कैन आस्क फॉर अकाउंट्स, अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन आई कैन नॉट आस्क फॉर अकाउंट्स। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? नेक्स्ट पार्ट, if the firm is dissolved or if the transferring partner is just ये हो गया ना पढ़ के। हाँ ठीक है। Analysis of section 29. A share in part, हाँ yes. There is a loss while resolution is the partner liable. Come again. If there is a loss while resolution, Hmm. and A's share in the loss, is it liable for the D partner to pay? D is not a partner पहली बार. Sorry. Is D liable to pay? D is not liable to pay at all. He has already given money to A. तो D को liability है ही नहीं. A के ऊपर liability है. उधर क्या सेंटेंस क्या था उसका? That money which is payable to the other partner. जो A को जितना पेमेंट करने का था उतना फॉर्म उसको दे सकती है, उसके ऊपर देने का जिम्मेदारी फॉर्म के ऊपर नहीं है। अब अगर उसको पैसा कम मिला रहेगा तो बोल सकता है कि मैं फिर से बार A के पास से वसूल कर सकता हूँ, बट दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड A। तो उसके लिए फॉर्म का जिम्मेदारी नहीं है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिर्फ फॉर्म की जिम्मेदारी देख रही है कि फॉर्म को क्या क्या जिम्मेदारी है। तो फॉर्म बोलेगी कि बाबा देखो, जब तक तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तब तक हम देते रहेंगे, ऐसा नहीं। वॉट एवर मनी वी शुड हैव पेड टू ए, दैट इंस्टेड ऑफ पेइंग टू ए वी आर गोइंग टू पे टू यू बिकॉज़ ही हैज मॉर्गेज हिज शेयर टू द फॉर्म, सॉरी हिज शेयर टू यू। तो फॉर्म बोलेगी ठीक है, आपका मॉर्गेज है हमको पता है, तो एसेट बेच के तो पैसा आएगा पहले आपको देने वाला, बट कितना, अगर एसेट बेच के लॉस हुआ रहेगा तो उसके से एक को कम मिलने वाला है तो आपको कम मिल जाए। आपको कम मिलेगा तो बाद में एक पास वसूल मत करो, ऐसा थोड़ी हम बोलेंगे, वो तो आप जाने ये जानो। फॉर्म का जिम्मेदारी इधर खत्म हो गया। अभी तुम ये मत बोलो कि नहीं बी एंड सी आर जॉइंटली लायबल अलॉन्ग विद ए, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? हमारा ये जिम्मेदारी है कि आप, हमने एक को परमिशन दिया था कि वो मॉर्गेज कर सकता है, उसने मॉर्गेज कर दिया, अनफॉर्चुनेटली फॉर्म नहीं चला तो फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ा, तो जितना ए को मिल सकता है उतना आपको दे सकते। समझा? अभी उसमें ऐसे भी होगा उल्टा एक्चुअली क्वेश्चन, तो उसको कितना मिल सकता था, ए को 1 लाख, उसका कैपिटल कितना था 70,000, उसका कैपिटल था 70,000 और उसको मिल गया कितना 1 लाख। तो डी ऐसा बोल सकता है कि मुझे पूरा 1 लाख दे दो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ कि कैन ही से मुझे 70% मिलना चाहिए। अगर उसने शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर किया रहेगा तो उसको पूरा 1 लाख मिलेगा, बिकॉज़ दैट इज व्हाट इज प्रॉफिट इज गोइंग टू गेट देन। So the contract is between A and B. The firm doesn't relate to it. यस, फॉर्म कैन ओनली बी अ गारंटर कि अगर फॉर्म डिसॉल्व हो गई
तो पैसा एक के हाथ में नहीं दिया जाएगा, आपके हाथ में दिया जाएगा. So the firm and D is supposed to be related only the context of transaction. Yes. A share in the partnership is transferable like any other property, but as a partnership relationship is based on mutual confidence, the assignee of the transferee's interest by sale, mortgage, or otherwise cannot enjoy the same rights and privileges as the original partner. The rights of such transferee are as follows. During the continuance of partnership, such transferee is not entitled to interfere in the conduct of the business, he is not entitled to require the accounts, or he is not entitled to inspect the books of the firm. He is only entitled to receive the share of profits of the transferring partner, and he is bound to accept the profits as agreed by the other partners. That is, he cannot challenge the accounts. He cannot challenge the books of accounts. On the dissolution of the firm or on the retirement of the transferring partner, the transferee will be entitled against the remaining partners to receive the share of assets of the firm to which the transferring partner was entitled. जितना उसको मिल सकता था उसको उतना ही उसको मिलेगा. And for the purposes of ascertaining the share, he is entitled to an account as from the date of dissolution, not up to the date of dissolution, from the date of dissolution. Underline the word from the date of dissolution. Next. By virtue of section 31, which we will discuss here and after, no person can be introduced as a partner in a firm without the consent of all partners. A partner cannot, by transferring his own interest, make anybody else as a partner in his own place, unless the other partners agree to accept that person as a partner. At the same time, partner is not debarred from transferring his interest. A partner's interest in a partnership can be regarded as an existing interest and tangible property which can be assigned. So, बाकी सबने हाँ बोला नहीं है तब तक किसी और को तुम तुम्हारे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर करके इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने पार्टनरशिप फॉर्म में जो पैसा डाला हुआ है वो पैसा अगर तुमको अर्जेंटली आइदर परमानेंटली चाहिए या फिर टेम्पररी पर्पस के लिए चाहिए तो किसी और के पास असाइन नहीं कर सकते. आप असाइन भी करवा सकते. इट आई कैन डू लाइक दिस कि मैं फॉर्म में काम करूंगा लेकिन जो भी कुछ प्रॉफिट आएगा वो मेरे बेटे को मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए. क्या समझता है मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? कैन आई असाइन दैट पर्टिकुलर थिंग? यस. तो मेरे भाई के बेटे को मिलना चाहिए, मेरे बेटे को मिलना चाहिए, मेरे भाई के बेटे को मिलना चाहिए. कैन आई डू दैट? यस. फिर मुझे जो भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा इसमें वो सारा का सारा एक कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन उसको मिलना चाहिए, उसको मुझे डोनेशन देने का है. मैं बचपन में मुझे बहुत सारा अलग अलग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने मदद किया था. कोई ऐसा रहेगा कोई अनाथ बच्चा, ये सपोज जब वो अनाथ था बचपन में तभी इसको बहुत सारा अलग अलग संस्था ने मदद किया. बाद में बड़ा हो गया मस्त से पढ़ाई बढ़ाई करके और बहुत सारा पैसा कमा रहा है अलग अलग. फिर वो क्या बोलता है ठीक है मुझे उस अनाथ आश्रम को फिर से मदद करना, मेरे जैसे और कोई रहेंगे उनको भी फायदा होना चाहिए. सो देन इन वन ऑफ द पार्टनरशिप इज एंटरिंग इनटू एंड सेइंग दैट इस पार्टनरशिप में मेरा जो कैपिटल है उसमें मेरा जो शेयर ऑफ इंटरेस्ट है वो सारा का सारा अनाथ आश्रम को मिलेगा. कैन यू क्रिएट एन असाइनमेंट लाइक दैट? यस. So does that mean that Anath Ashram can come and say that okay, so books of accounts? No, that's not possible. Assignment is allowed, but does not mean checking books of accounts is allowed. Neither they can take part in the activities, nor they can ask for books of accounts. They will just accept whatever is provided by the partnership. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Next part. Minors admitted to the benefits of partnership, section 30. उतना पूरा करेंगे और फिर वाली होगी. छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, मतलब थोड़ा बड़ा है लेकिन ज्यादा भी बड़ा नहीं है. इसमें से बहुत सारा प्रिंसिपल तुमको ऑलरेडी पता है बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? माइनर is not capable of entering into contract. A minor is not capable of entering into contract, and minor is never personally liable. Maximum what can happen is he can be liable. He is not liable again. His property can be held liable for the necessities provided to the partner. ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? पर्सनली लायबल कभी भी नहीं रहता है, पर्सनल लायबल कभी भी नहीं रहता है. तो लेकिन कुछ कुछ चीजें रहता है कि सर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, माइनर रहते वक्त बाद में मेजर बन गया तो फिर रेटिफिकेशन कर सकते हैं कि नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. रेटिफिकेशन अलाउड नहीं. तभी यहाँ पे ऐसा है कि वो माइनर था तो पार्टनर था, अब मेजर बन गया तो ऑटोमेटिकली उसका जिम्मेदारी आएगा कि नहीं आएगा? अरे नहीं ये सोचना पड़ेगा. वो कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली यहाँ पे लेके मत आओ, ब्रॉड फॉरवर्ड करके मत करो, सोचना पड़ेगा. ये क्या उसको फिर पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा क्या कि हाँ मैं पार्टनरशिप में हूँ और अब मैं मेजर बन चुका हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है. तो बोलते नहीं मुझे अभी इसमें रुकने का नहीं है, जब तक मैं माइनर था तब तक मैं था, अब मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहता हूँ. तो उसको नोटिस बताना पड़ेगा क्या कि मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता. तो नोटिस कितने महीने के अंदर देना चाहिए? अगर उतने महीने के अंदर नहीं दिया रहेगा तो इन दैट केस व्हाट विल बी द रिपरकशन ऑफ द सेम. ये अपने को सीखने का. तो बेसिक प्रिंसिपल तो वही है लेकिन कुछ स्पेशल पॉइंट्स आने वाले हैं, स्पेशली अबाउट
the minor attaining the age of majority, then what are the consequences? What are the steps to be taken by the minor? And if those steps are not taken, then what are the implications which are drawn under the Partnership Act? सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Is it clear to all of you? Okay. A person who is a minor, according to the law to which he is subject, may not be a partner in a firm, but with the consent of all the partners for the time being, he may be admitted to the benefits of partnership. A person who is a minor, according to the law to which he is subject, may not be a partner in a firm, but with the consent of all partners for the time being, मतलब हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, for a temporary period, he may be admitted to the benefits of partnership. Such minor has rights to such share of property and the profits of the firm as may be agreed upon, and he may have access to and inspect and copy any of the accounts of the firm. Such a minor has a right to such share of property and the profits of the firm as may be agreed upon. जैसा उनका agreement होगा उसके हिसाब से. And he may have access to and inspect and copy any books of accounts of the firm. उसको books of account को access करने का अधिकार है. उसको असाइनी जैसा ट्रीट नहीं किया हुआ हमने, ट्रांसफरी जैसा ट्रीट नहीं किया हमने, भले वो शेयर इन प्रॉफिट्स वाला ही है, फिर भी हमने बोला कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट का कॉपी करने का भी अधिकार है. सिर्फ फाइनल अकाउंट्स नहीं, ही कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट. Such minor share is liable for the acts of the firm, but the minor is not personally liable for any such act. Such minor share is liable for acts of the firm. तो माइनर का जो भी कुछ कैपिटल वहां पे पड़ा हुआ रहेगा, कैन दैट कैपिटल बी यूज्ड बाय द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग ऑफ इट्स लायबिलिटीज? यस. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बट माइनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी प्रिंसिपल नहीं है, उसका घर से कुछ लेके आने का नहीं है, एंड वो पर्सनली लायबल तो कभी रहने वाला नहीं है. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. सच माइनर मे नॉट sue the partners for an account or payment of his share of the property or profits of the firm, save when severing his connection with the firm, and in such case the amount of his share shall be determined by valuation made as far as possible in accordance with the rules contained under section 48. तो जब तक पार्टनरशिप फॉर्म चालू है, जब तक फॉर्म चालू है और वो रिटायर नहीं होना चाहता, क्विट नहीं होना चाहता, तब तक वो बाकी लोगों को कोर्ट में लेके नहीं जा सकता कि मेरा पैसा मुझे अभी कभी वापस करो. He may declare that I want to retire, but he can't force the partners that since I want to retire, you must pay me immediately. I repeat, हम ये नहीं बोल रहे कि माइनर पार्टनर को रिटायर होना अलाउड नहीं, उसको रिटायर होने का तो रिटायर भी हो सकता है और फर्म के पास से अपना पैसा मांग सकता है, मांग नहीं सकता है. बट इफ इट इज एग्रीड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट itself that upon retirement of any partner, his share will be repaid within a period of 2 years. ऐसा कुछ तो उनका एग्रीमेंट है. तो जो माइनर कैन नॉट से बट आई एम अ माइनर, तो रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू मी. मैं निकल गया, मुझे पैसा दे दो पूरा पूरा, दैट्स नॉट अलाउड. ही कैन नॉट फाइल अ केस. बोलते नहीं देते हो तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट बोलेगा वापस जा. बता समझ में कैसे बोल रहा हूँ. हाँ, लेकिन आगे क्या बोल के रखा है? एंड इन केस द अमाउंट ऑफ हिज शेयर shall be, sorry, एक मिनट, severing his connection with the firm. हाँ, अगर वो फर्म के पास से अपना कनेक्शन कट कर रहा है तो sever means to cut, to disconnect. He's quitting now completely. तो वो बोलना चाहता है कि बाबा मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन कितना मुझे चेक करना है. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे ना, रिटायरमेंट के टाइम क्या करना पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का रहता है, प्रॉफिट लॉस चेक करने का रहता है. तुम फर्नीचर को रिवैल्यू कर रहे हो, तुम लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू कर रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग का एप्रिसिएशन दिखाने के टाइम कम एप्रिसिएशन ले रहे हो और फर्नीचर का रिवैल्यूएशन करने के टाइम ज्यादा डेप्रिसिएशन ले रहे हो, तो रिवैल्यूएशन को लॉस दिखेगा, मुझे कम पैसा मिलेगा. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एट दैट टाइम and in such case the amount of his share shall be determined by valuation made as far as possible in accordance with the rules contained under section 48, provided that all partners acting together or any partner entitled to dissolve the firm upon notice to other partners may elect in such suit to dissolve the firm, and thereupon the court shall proceed with the suit as one of the dissolution, and for setting the account between the partners the amount of the share of the minor shall be determined along with the share of other partners. तो अगर ऐसा कुछ हो गया और किसी पार्टनर से डिसाइड के फिर जाने दो, इसको क्या वापस करने का, हम तो पूरा फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं, तो पूरा सेक्शन 48 का रिवैल्यूएशन नहीं आएगा बल्कि रियलाइजेशन करना पड़ेगा. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? 20 पॉइंट. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? पॉइंट नंबर 4 तक डिस्कस किया, उसके आगे का अपने को डिस्कस करने का बाकी है, कल डिस्कस करेंगे. पेज अभी कितना? पॉइंट नंबर 5 है. I think
we are on पेज नंबर, अभी कौन सा पेज हमारा चालू है? 31. नहीं, अपना पेज कौन सा चालू है? 31. कल पूरा करके